नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान में अपन जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने पिछले वीडियो में लैंगिक जनन प्रणाली के बारे में थोड़ा सा देखा था। अब यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में लैंगिक जनन में किस तरह से युग्मक बनते हैं और किस तरह से संलयन होकर निषेचन की क्रिया द्वारा नया भ्रूण बनता है उसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर बात करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। साथियों, यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि पादपों में जो पुष्पी पादप होते हैं उनके अंदर लैंगिक जनन प्रणाली किस प्रकार से होती है उसको समझाया गया। आपके एनसीईआरटी की किताब के अनुसार ही चल रहे हैं अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले आवृतबीजी पादपों की बात करते हैं जिसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आपको जितने भी पुष्प वाले पौधे हैं जिनके पादपों में पुष्प लगता है उनके बारे में अपन को पढ़ना है कि उनके अंदर लैंगिक जनन प्रणाली किस तरह से होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पुष्प की संरचना के बारे में थोड़ा सा आइडिया ध्यान में रखना है। जैसे कि आप देखते हैं इस तरह से पुष्प की संरचना के बारे में अपन सोचें तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा डायग्राम में आपको सही बना के बताता हूं पुष्प के बारे में। जैसे इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से यहां पर बीचों बीच इस तरह से, और यहां पर देखा जाए तो ये इस तरह के चार भाग इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें साथियों यहां पर देखा जाए तो इसको पुष्पासन बोलते हैं, पुष्प का आसन। इसके बाद पुष्पासन में या पुष्प में सबसे बाहर बाह्य दल, उसके बाद दल, उसके बाद देखा जाए तो पुंकेसर, और सबसे अंदर जिसको अपन जायांग कहते हैं लगे होते हैं। तो यहां पर आपको साथियों ध्यान रखना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले ये थोड़ी सी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एनसीईआरटी की किताब के अनुसार ही पर चल रहे हैं। तो यहां पर मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है कि किसी भी प्रारूपिक पुष्प में चार भाग होते हैं। जैसे सबसे बाहर की ओर बाह्य दल, उसके अंदर की जो पंखुड़ी होती है उसको दल, उसके बाद पुंकेसर और उसके बाद जायांग। ये चार भाग इसमें पाए जाते हैं। अब साथियों यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बाहर जो बाह्य दल होता है वो रंगीन होते हैं, मतलब हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल सबसे बाहर हरे रंग के बाह्य दल होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि दलपुंज होता है अंदर की ओर, जो विभिन्न रंगों के होते हैं। पुष्प में जो रंग वाले जो पंखुड़ियां होती हैं, चार प्रकार की पंखुड़ियां, दो प्रकार की पंखुड़ियां, बाह्य दल और दल। बाहर वाले जो आवरण होते हैं दोनों, जैसे ये फ्लावर है, इसके चारों ओर जो आवरण होता है अलग अलग पंखुड़ियां होती है। जैसे किसी में 5 होती है, किसी में 10 होती है, किसी में 8 होती है। तो बाह्य दल, इसको कैलेक्स बोलते हैं, कैलिक्स बोला जाता है अंग्रेजी में। उसको और के से लिखते हैं। वो पुष्प सूत्र भी आएगा आप अगर आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, अगर साइंस से आप पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो पुष्प सूत्र और पुष्प चित्रा बनेगा, वो आपको बाद में बता देंगे। सबसे बाहर बाह्य दल होता है जो रंग मतलब हरे रंग का होता है। उसके बाद जो भाग होता है जिसको सेकेंड पंखुड़ी कहते हैं उसको दल कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। वो विभिन्न रंगों के चटकीले होते हैं, लाल, गुलाबी, आसमानी, इस तरह के रंग होते हैं। इसके बाद अब यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है। बाह्य दल जो होता है वो उसकी रक्षा का आवरण है, उसको पुष्प को समेटे रखता है, अंदर बंद रखता है। दल जो है कीटों को आकर्षित करने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है, अलग अलग रंगों का होता है। अब क्यों आकर्षित करता है? कीटों को, भंवरों को या दूसरी तितलियों को या ऐसे प्लांट, ऐसे जो एनिमल होते हैं जो उनके पॉलिनेशन में सहायक होते हैं, परागण की क्रिया करवाने में सहायक होते हैं, उनके लिए ये आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इसके बाद इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कलर और विभिन्न प्रकार का फ्लेवर भी होता है जिससे इसकी सुगंध दूर तक फैली रहती है।
तो यहां पर ये दोनों जो चक्र हैं, बाह्य दल और दल, ये दोनों इसके सहायक चक्र कहलाते हैं, इसके सहायक चक्र कहलाते हैं। ठीक है साथियों। और इसके बाद अंदर दो भाग होते हैं, जिसमें पुमंग या पुंकेसर व जायांग, पुंकेसर और जायांग दो भाग होते हैं। अब यहां पर मैं इसको हटा देता हूं और आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बता देते हैं। पुंकेसर का मतलब होता है, जो पुंकेसर, पुंकेसर या इसको एंड्रोशियम कहते हैं, इसको एंड्रोशियम बोला जाता है। और दूसरा जो होता है वो जायांग होता है, जिसको गाइनोशियम बोला जाता है, गाइनोशियम बोला जाता है। पुंकेसर जो होता है वो इसका नर वाला भाग होता है, नर जन्नांग होता है, याद रखना है आपको। और जायांग जो होता है उसका मादा जन्नांग होता है, नर जन्नांग होता है और मादा जन्नांग होता है साथियों। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि नर जन्नांग जो होता है, नर जन्नांग की बात करें, अलग से ही नर जन्नांग की बात करें, तो पुंकेसर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर लिए हुए होता है, जिसमें दो भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर परागकोश, इसके बाद ये जो लंबा आवरण होता है उसको पूतंतु बोलते हैं, और ये योजी होता है जिसको कनेक्टिव बोलते हैं, योजी को कनेक्टिव बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। तो इसके तीन भाग हो गए। ये कौन सा है? नर भाग है, नर जन्नांग वाला भाग है। उसके बाद अगर मादा की बात करें, अब यहां पर और बता दूंगा आपको मैं कि परागकोश जो होते हैं, ये इस तरह से, सॉरी इसी में रह गया, परागकोश जो होते हैं उसके अंदर परागकण भरे रहते हैं इस तरह से, जो किसी भी माध्यम से स्फुटित होकर के वायु, जल या कीट या अन्य एनिमल के द्वारा यह इनका एक स्थान से, एक पुंकेसर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे परागकण भरे रहते हैं, या इसको परागकोश के अंदर बहुत सारे परागकण भरे रहते हैं, और वो जब इसका स्फुटन होता है वो तो हवा में बिखर जाते हैं और दूसरे पौधों पर, दूसरे प्लांट पर जाकर के उनकी वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं। अब सिमिलरली इसका अगर अपन स्टडी करें, जैसा कि यहाँ पर आपके इसमें चित्र भी दिया हुआ है इसका, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। ये आपके मादा जन्नांग है। मादा जन्नांग में सबसे पहले वृत्तिकाग्र आता है ऊपर, जिसको अपन जायांग भी कहते हैं, वृत्तिकाग्र। इसके बाद वृत्तिका, और फिर यहां पर लास्ट में आपके अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय में बीजांड होते हैं, यहां पर इस तरह से देखिए, इस तरह से बीजांड होते हैं, और बीजांड जो होते हैं उनको यहां पर मादा युग्मक या अंडक कह सकते हैं इसको, ये मादा युग्मक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ परागकण जो होते हैं वो यहाँ पर हवा द्वारा या किसी अन्य माध्यम द्वारा यहाँ वृत्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं, एक नलिका बनती है जिसको पराग नलिका कहते हैं, इस तरह से पराग नलिका। और पराग नलिका जाकर के इस परागकण को इसके अंदर ले जाने का काम करती है, और यह जाकर के अंडक से ये संयुक्त हो जाते हैं, और अंडक से संयुक्त होने के बाद इसका निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, जिसको बीजांड कहते हैं, और बीजांड है वो फल और बीज में इस तरह से आगे परिवर्तन आप देखोगे। तो साथियों यहाँ पर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में अपन बात करते हैं, तो आपको सीधी सी बात याद रखनी है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में, अगर यहां पर पुष्प, देखो एक और चीज यहां पर बतानी आपको रह गई, एक लिंगी और द्विलिंगी, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी में क्या होता है? ऐसे प्लांट जिनमें केवल एक ही, या तो नर पुष्प होते हैं या मादा पुष्प होते हैं, उनको एक लिंगी कहे। जैसे फॉर एग्जांपल पपीता वगैरह होते हैं, जैसे आपके किताब में भी दिया हुआ होगा कि एक लिंगी कौन से हैं। जैसे आप देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक में एक लिंगी में आपके उदाहरण दिए हुए हैं और द्विलिंगी में भी उदाहरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक लिंगी किसको कहेंगे? पपीता, तरबूज वगैरह जो होते हैं, पपीता और तरबूज वगैरह जो होते हैं उनको एक लिंगी कहा जाता है। ठीक है, क्यों एक लिंगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि या तो इसमें नर पुष्प है या इसमें मादा पुष्प है, दोनों में से एक पुष्प है, इसलिए उसको एक लिंगी कहेंगे। उसके बाद जैसे द्विलिंगी की बात करें तो द्विलिंगी में क्या होगा? द्विलिंगी में यहां पर आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि गुड़हल, सरसों,
गुड़हल सरसों ये द्विलिंगी है। अब यहाँ पर अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया था, चित्र बनाया था, वो किसका था? द्विलिंगी का था। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के मादा युग्मक भी थे, नर युग्मक भी थे, या फिर आप कह सकते हो पुमंग भी था, जयांग भी था। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के भाग थे, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? इसको द्विलिंगी बोलेंगे। लेकिन अगर पपीता के पुष्पों को आप देखोगे, जैसे देखना पपीता आपने देखा होगा, पपीता में अपन कहते हैं भाई ये पपीता नर है इसलिए इसके ऊपर फल नहीं लगेंगे, और कुछ पपीता ऐसे होते हैं जो कि मादा होते हैं जिनके ऊपर फल लगते हैं। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी सिमिलरली आपको, कि एक लिंगी पुष्प जो होते हैं वो पपीता और तरबूज के होते हैं, और द्विलिंगी जो होते हैं गुड़हल है, सरसों है, जिसमें दोनों लिंग होते हैं। दोनों लिंग का मतलब नर भी है इसके अंदर और मादा भी है, तो इसको द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। तो साथियों, आपने कभी ऐसा सुना है कि पादपों में, जैसे अपन ने कहा एक लिंगी है, द्विलिंगी है, क्या जंतुओं में भी ऐसे कोई जीव हैं जो कि द्विलिंगी होते हैं? उसके अंदर नर भी है और मादा भी है। अगर आपको ध्यान में है तो आप बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। जैसे कि केचुआ, अर्थवर्म, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में बहुत सारे केचुए निकलते हैं, जो लंबे होते हैं, वो द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि उसमें मादा युग्मक भी हैं, मादा जन्नांग भी हैं और नर जन्नांग भी होते हैं। लेकिन जब इसमें जनन होता है तो जनन की प्रक्रिया अलग होती है, वो अपन जब केचुआ पढ़ेंगे उस समय आपको बताया जाएगा। साथियों, तो यहां पर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफली मैंने आइडिया दिया है, तो इसको अच्छी तरह से आप याद रखें। एक बार फिर से बता देता हूं, ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा जन्नांग दोनों हो। नर और मादा जन्नांग में कौन कौन से हुए? नर में हो गया पुंकेसर और मादा में हो गया स्त्रीकेसर, जयांग। दोनों अगर एक ही पुष्प में हो तो उसको अपन एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और अगर एक ही पादप में एक ही प्रकार के जन्नांग हो, जैसे नर जन्नांग है तो नर और मादा जन्नांग है तो मादा, तो उसको अपन कहेंगे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है, और उसको द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। साथियों, तो यहां पर एनसीईआरटी की किताब के अनुसार ही अपन चल रहे हैं। तो परागकणों में किस तरह से एक स्थान से यहां पर बता दिया मैंने आपको, ये डायग्राम भी आपकी किताब में बना हुआ है, जिसको आप कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहां पर दो प्रकार की बातें आपको ध्यान में रखनी है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्प जिसमें होता है वही पुष्पी पादप है, जिसको आवृत बीज या एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। अब साथियों, एनसीईआरटी की किताब के अनुसार अगर बात की जाए तो आपके दो तीन डायग्राम जो हैं वो आपको अच्छी तरह से याद रख लेने हैं, बना लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बताया गया है कि जैसे कोई बीज है जब अंकुरित होता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें प्रांकुर ऊपर की ओर, जमीन से ऊपर की ओर निकलने वाला प्रांकुर, और नीचे की ओर जो भाग होता है उसको मूलांकुर कहा जाता है। तो ये आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, जो बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया था। तो यहां पर आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उसके बाद का चैप्टर मानव में जनन आएगा, तो इसलिए मैंने मानव बोल दिया। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की बुक के अनुसार ही अपन को इस चीज का अध्ययन करना है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। साथियों, अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली शॉर्ट नोट के रूप में बता देता हूं कि अपन जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और जीव जनन कैसे करते हैं उसमें अपन ने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर पढ़ा है। अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में किस तरह के जीव होते हैं और लैंगिक जनन में किस तरह के जीव होते हैं। और अपन ने ये पढ़ा है कि पुष्पी पादपों में जो आवृतबीजी पादप होते हैं, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उसमें जनन कैसे होता है, उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है। तो आपको ये बता दिया कि लैंगिक जनन में उनके लिए उनके अंदर ऑर्गन होते हैं जिनको सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों प्रकार के अंग होते हैं। तो इसको ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों के जन्नांग उपस्थित हो उसको अपन द्विलिंगी, और ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर या केवल मादा के जन्नांग हो तो इसको अपन एक लिंगी। जैसे एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए ना। एग्जांपल कौन से बताया मैंने आपको? एक लिंगी एग्जांपल बताइए, पपीता और तरबूज, जबकि द्विलिंगी के गुड़हल और सरसों एग्जांपल बता दिए। साथियों, तो साथियों, आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए, लगातार देखिए, और आपके बहुत ही सहयोग, आपका सपोर्ट मिल रहा है। मेरा चैनल नया है तो प्लीज आपको वॉच करना है अच्छी तरह से, और
सब्सक्राइब करना है। और मैं जैसे ही अपने पूरा हो जाएगा उसके बाद पेपर के भी नोट्स दिखाऊंगा आपको, पेपर बना के भी बताऊंगा किस तरह से पेपर आते हैं बोर्ड में, किस तरह के पेपर 12th बोर्ड में आते हैं, 10th बोर्ड में आते हैं, और किस तरह के पेपर नीट में आते हैं बायो में। तो नीट का भी मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं श्रृंखला चलाऊंगा। लेकिन अभी अपने शुरुआती स्टेज में है, इसलिए साथियों आप इसको लगातार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियो को और ज्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।